हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब मैं कॉमर्स का पेपर 2 लेके आई हूँ जो कल हमारा महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन हुआ था। मैं कोशिश करूंगी कि इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूं। बट ये नेट और सेट का हमेशा मैं कहती हूँ कि आंसर की जो रहती है वही फाइनल आंसर रहता है। अनटिल एंड अनलेस हम श्योर होते हैं कि हम चैलेंज करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं अगर आंसर की गलत आती है। फिर भी हम ट्राई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करती हूँ आपके साथ। और मैं ये कह रही हूँ कि सेट एग्जामिनेशन कैसा भी हुआ या आप कौन से भी स्टेट से, अगर आपका स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हुआ है और अभी हमें जैसे पता है नेट एग्जामिनेशन आने वाला है, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को छोड़िए मत। रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको ये एग्जामिनेशन से पता लग गया है कि आप कहाँ गलत है पेपर 1 या पेपर 2 में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो प्लीज उसको एटलीस्ट रिवाइज करके जाइए। हो सकता है कि कॉमर्स के पेपर में मुझे समझ आ गया हो कि 20 मार्क्स मेरे कहाँ नुकसान हो रहे थे और ये यूनिट्स मुझे अच्छे से आ गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे समझ ही नहीं आया ये कहाँ से क्वेश्चन बना है, कौन से टॉपिक से। तो उसके लिए ये आपका एक प्रैक्टिस हो चुका है। और तो मैं ये भी कहूंगी कि अगर स्टेट लेवल की पूरी उम्मीद है क्वालिफाई होने की, और अगर आपने नेट का फॉर्म भरा है तो प्लीज ऐसे मत करना कि नेट का एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ इरिस्पेक्टिव आपकी क्या भी सिचुएशन है, अगर अनटिल एंड अनलेस आपके यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज, अगर एग्जामिनेशन हॉलीडे को नहीं है तो छुट्टी लेके, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो एग्जाम देने जरूर जाइएगा। फीस भर दी है तो फिर उस जितना भी पढ़ के हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हार्डवर्क सक्सेस कभी कभी लक के थ्रू भी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। अब ये देखिए मेरे पास है सेट ए और ये कॉमर्स का पेपर 2 है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 200 है। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए। और हमारे पास कितने घंटे रहते हैं? 2 घंटे। पढ़ते क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मैं तो कहूंगी इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबसे बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, ये आप हर लेवल पर पढ़ते रहिए, कॉमन सेंस है। इन्होंने पूछा नॉट एन एस्पेक्ट। ठीक है, तो नॉट को हमेशा हाईलाइट कीजिए। अगर नॉट हाईलाइट नहीं हुआ होगा तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। एक्सपोर्टिंग है, जॉइंट वेंचर्स भी है, लाइसेंसिंग भी है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस कभी भी एक कंट्री पर कन्फाइंड नहीं रहता है, तो अगर वो एक कंट्री पर कन्फाइंड है तो इसको इंटरनेशनल बिजनेस नहीं बोलते। सबसे कॉमन क्वेश्चन, अगर ये किसी का भी रॉन्ग जा रहा है मतलब हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है। क्योंकि ये हम जब स्टूडेंट थे तब भी पढ़ रहे थे, और अगर हम टीचर्स है तो डेफिनेटली ये हमारे कॉमर्स के हर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। जैसे यहाँ मेरी स्टूडेंट ने लिखा है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन बिजनेस, तो ये अगर यूनिट 1 का है, कौन से यूनिट का है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने अब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, अब एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर्स, लाइसेंसिंग बहुत बेसिक टर्म्स है। फिर हमारे पास फ्रेंचाइजिंग है, टर्न के ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन बिजनेस। फ्रेंचाइजी के एग्जाम्पल से लेके लाइसेंसिंग के एग्जाम्पल तक, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है, ऐसे डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, तो हियर द करेक्ट आंसर हैज टू बी डी। कन्फाइंड मतलब लिमिटेड। ओके, तो नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज डिफाइंड एज, अब एमएनसी के ऊपर क्वेश्चन की बहुत ही सिंपल है ये भी। Having multi-ethnic workforce, having suppliers in more than one company, carrying out production or operation in more than one country, and having more than 100 volunteers। देखिए यहाँ पर सी आंसर करेक्ट बनता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन ही अगर आप पढ़ लोगे, इट इज रजिस्टर्ड इन वन कंट्री बट इट इज ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पर यही करेक्ट आंसर बनना चाहिए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज विच कैरी आउट प्रोडक्शन और ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। जैसे पेप्सी अगर यूएस का प्रोडक्ट है तो वो हर जगह मिल रहा है और वो हर जगह मैन्युफैक्चरर हो रहा है, तो ये हो गया एमएनसी की डेफिनेशन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी, मतलब पेपर को देखते सारी ऐसा लगता है कि मैं ये पेपर क्वालिफाई हो जाऊंगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नहीं पता, बट यहाँ पर हमारे 4 मार्क्स तो बनते ही थे। नेक्स्ट चलते हैं। एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड अंडर। अब मैंने रिसेंट जो वीडियोस बनाई थी नेट के पेपर पर, वहां पर मैं आपको एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग का मतलब भी समझाई थी। तो देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट होता है। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि आप जब भी पढ़ते हो पुराने पेपर्स को भी रेफर करो और साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। ओके, रीसेंट पेपर्स पर डेफिनेटली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 2019 का सिलेबस बना,
चेंज था, तो तब से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2000 के पेपर लेके बैठ जाओ, एटलीस्ट रिवर्स मतलब लेटेस्ट टू ओल्ड पर जाओ। तो सबसे पहले 25 का पेपर रेफर करो, फिर 24 का, फिर 23, 22, 21, 20, फिर 19। तो एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इम्पोज्ड अंडर रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट्स, डी कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। देखिए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्यों बनते हैं, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, कस्टम्स, अगर ये हमें पता होता तो हमारा आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ एंटी डंपिंग और काउंटर वेयरिंग ड्यूटीज कौन सी होती है। ये एक सॉल्यूशन है जो एक कंट्री अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए बचा। जैसे चाइना वाले अगर हमारे इंडिया में आके बहुत सस्ता बेच रहे तो वो डंपिंग है, तो मैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इंपोज कर दूंगी, सो दैट जितना नुकसान कम से कम हो सके मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। ठीक है, और ये नेशनल लेजिस्लेशन के अंडर लगता है, तो ये यहाँ पर आंसर बनना चाहिए कस्टम टैरिफ एक्ट। ओके, क्योंकि अगर मैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करूं तो उसमें ट्रेड रेमेडीज होती है, बट वहां पर लीगल बेसिस इंपोजिंग ड्यूटीज का नहीं हो सकता। ओके, ट्रिप्स किसके रिलेटेड है, अगर आपको ट्रिप्स का फुल फॉर्म, जैसे उन्होंने फुल फॉर्म ही दिया है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बात करता है, रेमेडीज से नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ट्रिम से ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये इन्वेस्टमेंट मेजर्स से डील करता है, डंपिंग और सब्सिडी से नहीं। तो यहाँ पर सुटेबल आंसर बनना चाहिए कस्टम टैरिफ एक्ट। अगर आप आंसर ढूंढना भी चाहते हो तो कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ लीजिए, और उसके अंदर अगर आपको एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज है तो कंफर्म ये आंसर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ नेट सेट के आंसर की के लिए वीडियो बनाना या शेयर करना एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हमेशा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि देयर इज अ चांस कि नेट सेट वाले अपनी आंसर की दे और प्रोबेबिलिटी कि हमने गलत आंसर मैंने एक्सप्लेन, इसलिए मैं फिर भी कह रही हूँ डिस्क्लेमर के साथ कि ठीक है ये करेक्ट आंसर बन सकता है। ओके, तो हमारा तो यहाँ पर एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज किसके अंदर इंपोज है, ऑप्शन नंबर डी कस्टम्स टैरिफ एक्ट। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पर, द थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज सबको पता होना चाहिए, ये एडम स्मिथ की थियोरी है, हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग में भी पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है एडम स्मिथ। अब थोड़ा सा ये सारी थियोरीज, डेविड रिकार्डो ने कौन सी थियोरी दी है, एली हेक्सर की कौन सी थियोरी है, ऑलिन की कौन सी थियोरी है, या एडम स्मिथ की और क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी थोड़ी सी नॉलेज रखनी हमारे पास जरूरी है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट इस पर आया, कल दूसरे क्वेश्चन पर आएगा। ठीक है, अब थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलती है, ये सबसे पहले इसको प्रपोज किया था एडम स्मिथ ने, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया था, 1776 की उनकी बुक है द वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो पहले से सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि एडम स्मिथ की बुक का नाम आइडेंटिफाई करो। कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज कब बोलते हैं, जब एक कंट्री कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है मोर एफिशिएंटली देन द अनदर कंट्री, मतलब मोर रीजनेबली, और उसके पास वो रिसोर्सेस है। सो कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इफ इट कैन प्रोड्यूस यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपका टाइम होता है, मनी होता है, लैंड होता है। ठीक है, अब इसमें मेन आइडिया क्या है कि बोथ, जब एक कंट्री प्रोड्यूस करिए गुड्स मोर एफिशिएंसी से अपनी कंट्री में, और दूसरी कंट्री के लिए दूसरा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोथ कंट्रीज बेनिफिट करेगी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन से। ठीक है, और वो उसको ट्रेड कर लेगी। अगर एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लॉथ में है और दूसरी को कुछ और प्रोडक्ट में, वाइन ले लीजिए एग्जांपल, तो जो अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन हम उसमें कैपिटलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमेशा हम एज्यूम करते हैं कि देयर आर टू कंट्रीज, देयर आर टू गुड्स। ठीक है, लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट होता है। बट ये थियोरी यही नहीं समझाती है कि ट्रेड, इट डज नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन करती है, ट्रेड व्हेन वन कंट्री हैज एन एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। अगर एक ही कंट्री को सारे गुड्स बनाने की एडवांटेज है तो बाकी कंट्रीज क्या करेगी। ठीक है, जिसको ये थियोरी की लिमिटेशन बोला जाता है, और आगे जाके रिकार्डो की थियोरी ने वो कंप्लीट कर दिया था। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज शो दैट इंटरनेशनल ट्रेड कैन बेनिफिट ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व व्हेन दे स्पेशलाइज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। सो सब लोग अपने अपने में एफिशिएंसी देख के अपना अपना प्रोडक्ट को बनाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, नाफ्टा अभी हमारे ना काफी सिलेबस से निकल चुका है, नाफ्टा का नाम चेंज हो चुका है, मैं कितनी बार सबको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, फिर भी ये क्वेश्चन नाफ्टा पर आया, तो ये तो क्वेश्चन हमें आ ही जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाफ्टा, नॉट पूछा है, तो यूके इसका पार्ट नहीं है, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए उसका पार्ट है। अब नाफ्टा को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया गया है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है।
नाफ्टा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूएस, कनाडा और मेक्सिका। ये मेक्सिको, सॉरी। ये 1994 में आया था, जनवरी 1 में। और प्रेजेंटली इट इज बिन रिप्लेस्ड बाय यूएसएमसीए, मतलब यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, एम से मेक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट ऑन July 1, 2020। तो यूएसएमसीए। ठीक है, पर्पज ऑफ नाफ्टा क्या था वो भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, कि प्रमोट करेंगे फेयर कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एलिमिनेट द टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड इन बिटवीन द 3 कंट्रीज। और इसके मेन फीचर्स भी आप थोड़े से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी कुछ क्रिटिसिज्म है वो भी पढ़ लीजिए। तो इन्होंने इसको नाम क्यों चेंज किया, रिप्लेसमेंट हुई है। तो नाफ्टा एक मेजर रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट था, जिसका मेन मकसद था ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग द 3 मेंबर नेशंस। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आज के लिए मैं इतना ही डिस्कस कर रही हूँ, मेरे पास भी टाइम की कमी रहती है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको सपोर्ट करती रहूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? तो 1 का आंसर डी होना चाहिए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। एंटी डंपिंग मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए कस्टम टैरिफ एक्ट। फोर्थ हमारा जो है थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, एडम स्मिथ है उसका आंसर। और फिफ्थ नाफ्टा में यूके नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए। आज अगर समझ आ गया कि इस जून में भी अटेम्प्ट क्लियर नहीं होगा, तो दिसंबर के लिए ट्राई कीजिए। देखिए कितने कैंडिडेट्स को 10 साल भी लग जाते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलती कि आप डीमोटिवेटेड हो जाओ या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, और कुछ लोग बिना पढ़े एक अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपनी हिम्मत नहीं आनी है, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, वो समझ के आगे मेहनत कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने कल पेपर 1 का पैसेज भी अपलोड किया था, सॉल्व करके मैंने बताया। और अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। और अपनी हमेशा नोट्स की डायरी मेरे सेशन के साथ लेके बैठिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, वापस रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, होप सो आप क्वालिफाई हो जाए। और मैं हमेशा बोलूंगी, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो मुझसे भी जरूर शेयर कीजिए अपनी खुशी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, बहुत कम दिन है। और इनफैक्ट क्वालिफाई होके आइए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी क्वालिफाई कर गए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।